I hope you all are doing fine. So today in this video मेरे साथ आज Shayanti है from Shayanti City and also joining Raj, her husband. So today we are going to discuss about lifestyle differences between Sweden and Dubai, क्योंकि वो लोग दुबई में रहते हैं काफ़ी सालों से. तो आज उनके साथ बात करते हैं, देखते हैं क्या क्या differences है. Let's get started. Hey Shayanti, welcome to my channel. Hi Ashutosh, I'm Shayanti. I'm from channel Shayanti City and he's my husband Raj. So today we are joining for a discussion on this comparison between Sweden life and Dubai life, all about the work, culture, weather, everything basically. So let's get started. ठीक है. I know that Raj has been staying there. तो पहले राज मैं जानना चाहूँगा कि how did you land in Dubai? तो बेसिकली क्या हुआ, इंडिया में था, ऑफ कोर्स कोलकाता में था, ऐसे रैंडमली आई जस्ट अप्लाइड फॉर जॉब ऑनलाइन और दुबई में टारगेट किया था, बट आई वाज नॉट फोकस्ड. सो बहुत सारे जॉब्स अप्लाई किए थे. लकीली इस कंपनी में जिसमें मैंने ज्वाइन किया, इसमें जिस दिन मैंने अप्लाई किया उसके अगले दिन मुझे इंटरव्यू कॉल आई, सेलेक्ट हुआ और ऑफर लेटर अगले दिन आ गई. एंड देन आई वाज ऑन बोर्डेड. वीज़ा भेज दिया उन्होंने. तो बेसिकली उन्होंने पहले इंटर परमिट भेजा. जैसे ही इंटर परमिट लेके मैं इंटर किया तो फिर उसके बाद प्रोसेस स्टार्ट हुई. फिर देन दे अप्लाइड फॉर वीज़ा स्टेटस चेंज, जो कि 1-1.5 महीने का प्रोसेस है. एंड जैसे वीज़ा स्टेटस चेंज होता है तो आपके पासपोर्ट पे स्टैम्प लग जाता है कि आपका 2 साल का वीज़ा लगा या 3 साल का वीज़ा लगा, डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी. अगर वो मतलब 2 टाइप की होती है, LLC और फ्री जोन. तो फ्री जोन होगी तो 3 साल का वीज़ा लगेगा. तो बस ये हो गया, बस आ गया और तब से यहाँ पे हूँ. करीब आज 4 साल हो रहे हैं अभी. शायंती, तुम्हारा कैसा हुआ दुबई में एंट्री? मेरा तो नॉर्मल जैसे कोई भी MNC सर्विस बेस्ड कंपनी होती है, ऑन साइट प्रोजेक्ट्स रहता है. मुझे यहाँ पे ट्राई करना था कि चलो यहाँ पे अगर कोई ऑन साइट प्रोजेक्ट मिलता है तो मैंने ट्राई किया था. मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ट्राई करते इमीडिएटली मुझे कोई प्रोजेक्ट मिलेगा, क्योंकि जनरली दुबई में हमेशा ऑन साइट प्रोजेक्ट्स नहीं होते. तो ट्राई किया और मुझे फिर मिल गया दुबई में, मतलब प्रोजेक्ट मिल गया. उसके बाद हमारा हो गया था सॉर्ट आउट. फिर जैसे नॉर्मल प्रोसेस में होता है पूरा, मतलब ऑन साइट प्रोजेक्ट का सब कंपनी से सब कुछ अरेंजमेंट हो जाता है. फिर यहाँ पे हम लोग आ गए थे विद इन 1 मंथ, 1.5 मंथ. ये पूरा एंटायर प्रोसेस हो गया था. तो पहले हम लोग डिस्कस करते हैं, जो मेरे मन में सवाल है तो वो है जॉब अपॉर्चुनिटीज़. जैसे स्वीडन में अपॉर्चुनिटीज़ है, बट यहाँ पे लैंग्वेज एक बैरियर हो जाता है. अगर आप कोई नॉन IT जॉब के लिए जाते हो, वेयर लैंग्वेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो दुबई में सीन कैसा है? मतलब जॉब इजीली मिल जाता है, इंग्लिश से काम चल जाता है? तो IT का ये होता है कि कोई लैंग्वेज बैरियर का कोई इशू नहीं है, तो यहाँ पे इंग्लिश से हो जाता है. अगर कोई गवर्नमेंट बॉडी है जिसमें आपका IT सर्विसेज में आपको मिल रहा है, कोई भी गवर्नमेंट, तो उस केस में ये लोग जो यहाँ का लोकल अरेबिक है तो वो थोड़ा प्रेफर्ड होता है. बट वो मैंडेटरी नहीं होता कि मिलने के लिए. गवर्नमेंट बॉडी में भी बहुत जो लोग हैं नॉन अरेबिक लोग भी काम करते हैं. तो बट मतलब IT में ऐसा कुछ इशू नहीं होता, जनरली इजीली वो मिल जाता है. बट हिंदी और इंग्लिश आर प्रेफर्ड फॉर ऑलमोस्ट ऑल एक्सपर्ट्स, बेसिकली फ्रॉम इंडिया एंड पाकिस्तान. अभी मैं अपनी बात बताऊं तो अगर कोर टेक्निकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स इतने फील्ड है, तो सब में यही है कि हमारे मतलब दुबई में, मतलब UAE में, टोटल UAE की बात करूँगा, 7 एमिरेट्स. तो UAE के अंदर बहुत सारी कंपनीज, ट्रेडिंग कंपनीज हैं. बेसिकली ये ट्रेडिंग हब है दुबई, बिकॉज ऑफ सी रूट्स. ये बहुत बड़ा ट्रेडिंग हब है, तो इसकी वजह से बहुत सारी ट्रेडिंग चल रही है यहाँ पे लार्ज स्केल में. तो छोटी मोटी कंपनीज भी इनफैक्ट गवर्नमेंट के सपोर्ट से बहुत लोगों ने खोल रखा है. और मैक्सिमम जो इंडियन हैं उनका काफ़ी इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे, पाकिस्तानीज़ का. तो उस बेसिस पे काफ़ी सारे लोग जो है ये लोग इंडिया से उठाते हैं, हायर करते हैं. और हमारे में भी मतलब बेसिकली हिंदी चलती है मैक्सिमम कंपनीज में. देयर आर हिंदी स्पीकिंग पीपल, इवन HR, हायर मैनेजमेंट में. बट हाँ, इंग्लिश इज प्रेफर्ड. तो मतलब जॉब वहाँ अगर कोई है तो जॉब मिलना आसान होता है, या फिर इंडिया से अप्लाई करना इजी रहता है और इंडिया से ही कंपनी जो है आपके लिए वीज़ा रेज कर सकती है और आप जाके दुबई में काम कर सकते हो, ऐसा होता है? या फिर वहाँ पे रह के जॉब मिलना आसान है क्या? दोनों वे में ही है. तो अगर आप इंडिया में हो तो इंडिया से सबसे अच्छा है कि अप्लाई करना चाहते हो, जैसे नौकरी गल्फ हो गया या फिर लिंक्डइन हो गया.
तो ये 2 ऐसा पोर्टल है जिसपे आपको मिल जाएगा जॉब। बहुत लोग हैं, हाँ इंडीड भी है, तो बहुत लोग हैं ऐसा मैंने देखा है, मतलब मेरे जान पहचान में, कि इंडिया से वो लोग डायरेक्टली अप्लाई किए हैं लिंक्डइन के थ्रू या नौकरी गल्फ के थ्रू, उनका इंटरव्यू हुआ है ऑनलाइन। और अभी जैसे सिचुएशन है कि पोस्ट पैंडमिक सब कुछ सिंस ऑनलाइन ही है, तो इन पर्सन इंटरव्यूज तो ऑलमोस्ट हो ही गया है बंद, तो सब ऑनलाइन इंटरव्यू हो रहा है टीम्स पे, स्काइप पे, और वो कंपनी डायरेक्टली शॉर्टलिस्ट करके डायरेक्टली वीज़ा और ये सब कुछ दे रही है, और वो लोग डायरेक्टली आके ज्वाइन किए हैं। और अगर आप यहाँ पे भी प्रेजेंट हो तो भी मतलब दोनों में ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं कि यहाँ पे ही रहने से कुछ बेटर एडवांटेज मिलेगा। बट हाँ, कभी कभी होता है कि जैसे अभी सिचुएशन ऐसा है कि इंडिया से लोग नहीं आ पा रहे ड्यू टू फ्लाइट्स रेस्ट्रिक्शंस एंड ऑल, तो अभी ऐसा सिचुएशन में डेफिनेटली ये लोग प्रेफर कर रहे हैं अगर कोई यहाँ पे लोकली अवेलेबल है तो वो लोग उनको हायर करेंगे कि देन रादर देन हायरिंग फ्रॉम इंडिया, बिकॉज वो लोग इमीडिएटली ऑफिस आके ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पे तो वर्क फ्रॉम होम एकदम बंद है, मतलब ऑलमोस्ट 2020 अक्टूबर से ही वर्क फ्रॉम होम यहाँ पे बंद हो गया, डायरेक्टली वर्क फ्रॉम ऑफिस ही चल रहा है यहाँ पे। अभी ये लोग प्रेफर कर रहे हैं अगर जो लोग लोकली अवेलेबल है ऑफिस आ पाएंगे रादर देन कि इंडिया से घर से काम करे, तो वो लोग अभी प्रेफर कर रहे हैं कि लोकल हो। ओके, बट स्वीडन में कैसा है कि यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ होता है कि अगर यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है तो ये लोग पहले EU में देखते हैं कि वेदर दे आर आई मीन हैविंग दैट स्किल सेट इन यू और इन स्वीडन। अगर नहीं होता है देन आफ्टर सम टाइम दे कैन लुक फॉर द सेम अपॉर्चुनिटी इन इंडिया, तो ऐसा होता है। और यहाँ पे मैं अगर बताऊँ तो IT में ही मोस्टली जॉब अपॉर्चुनिटीज़ रहती है, नॉन IT में बहुत डिफ़िकल्ट है। बहुत लोगों को मिला है बट दे आर वेरी लकी कि उन लोगों को मतलब सिलेक्ट किया गया है, क्योंकि नॉन IT जॉब्स में यहाँ पे स्वीडिश इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन IT में भी स्वीडिश इंपॉर्टेंट है, जैसे यहाँ पे जैसे लोकल क्लाइंट्स है तो उनके साथ डील करने के लिए यू नीड टू नो स्वीडिश। तो मेरे ऑफिस में भी इट्स अ इंटरनेशनल कंपनी बट वहाँ पे भी दे से कि यार तुम अगर स्वीडिश सीख जाओ तो अच्छा है, तो ऐसे सब चलता है। बट हाँ, दुबई में वो चीज़ अच्छी मतलब नहीं है, तो आई थिंक एंड अपॉर्चुनिटीज आर ऑल्सो मोर इन दुबई। सो नाउ सेकेंड थिंग इज लाइक मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इज दुबई रियली एक्सपेंसिव टू लिव इन, लाइक अकोमोडेशन, ग्रोसरीज, डेली एक्सपेंसेस में, तो एक्सपेंस वगैरह कितना रहता है वो? बोलना चाहूँगी ये थोड़ा सा मिथ है लोगों में कि हाँ मतलब दुबई ऐसा नॉर्मली आप अगर आप बोलोगे तो डेफिनेटली दुबई इज एन एक्सपेंसिव सिटी, ठीक है। लाइक सिंगापुर भी जैसे एक्सपेंसिव है बहुत, तो दुबई भी ऐसे उसी कैटेगरी में आता है, जनरली एन एक्सपेंसिव सिटी। बट हाँ, अगर यहाँ पे एक्चुअली ना ऐसा है कि सब तरह का लोगों को केटर करने के लिए कुछ ना कुछ ऑप्शंस अवेलेबल है। लाइक अगर इन टर्म्स ऑफ ग्रोसरी बोलो, इन टर्म्स ऑफ एकोमोडेशन बोलो, तो यहाँ पे ऐसे ऐसे एरियाज है जो कि बहुत एक्सपेंसिव है, एट द सेम टाइम ऐसे एरियाज भी है जो कि काफ़ी चीप है, और जो लोगों के पास उतना नहीं है, बजट में है, तो वो लोग भी अफोर्ड कर सकते हैं। तो ये एक्चुअली डिपेंड्स ऑन हाउ यू मैनेज योर लाइक एकोमोडेशन, ग्रोसरीज। मैनेजमेंट के ऊपर आप उस यहाँ पे काफ़ी सेव भी कर सकते हो, एट द सेम टाइम अगर सही से मैनेज नहीं हुआ तो बहुत एक्सपेंसिव भी पड़ जाएगा, तो वैसा भी है। इफ़ यू वांट टू सेव मोर तो यहाँ पे लोग प्रेफर क्या करते हैं, दे स्टे इन शारजा, वर्क इन दुबई और एनी अदर एमिरेट। तो उसमें क्या होता है कि दे कैन कट अप टू 50% ऑफ द मंथली एक्सपेंसेस इफ दे स्टे इन शारजा, कि काफ़ी चीप है वहाँ पे ग्रोसरीज, इनफैक्ट जो यूटिलिटी बिल्स, रेंट मतलब हाउस रेंट, ये सब सारी चीज़ें काफ़ी सस्ती है। तो एक कंपैरिजन में नंबर में मैं बताती हूँ, जैसे कि अगर से आप शारजा में एक 1 BHK ऐसा कुछ लेते हो तो आपका 1 BHK भी आपको 1200 के रेंज में 1200 के रेंज में दिरहम, ठीक है, आपको मिल जाएगा मंथली, ठीक है। बट एट द सेम टाइम अगर आप मैं दुबई की बात करूँ तो दुबई में 1200 में मोस्टली आपको जैसे कि शेयर्ड रूम टाइप का होता है, शेयर्ड अपार्टमेंट जहाँ पे रहते हैं लोग, लाइक 2 BHK 3 BHK में शेयर करके रह रहे हैं बहुत लोग, उसमें थोड़ा अगर आपको जैसे कि एग्जीक्यूटिव टाइप का जो होता है ना, जैसे 2 जन शेयर कर रहे हैं बस, ठीक है, तो उस केस में आपको वही रेंज में आपको यहाँ पे ऐसा शेयर्ड मिलेगा जैसे कि ट्विन शेयरिंग हुआ। तो इतना ज़्यादा डिफरेंस है, वहाँ पे आपको पूरा एक प्रॉपर 1 BHK मिल जाएगा, ठीक है। तो वैसा डिफरेंस है। बट यहाँ पे अगर आप कुछ एरियाज़ है जो कि काफ़ी पॉश एरियाज़ है यहाँ पे, वहाँ पे अगर रहोगे तो आपका मंथली जो रेंट होगा वो आपका अराउंड आएगा 4000 तक भी आ जाएगा, 4000 4500
दिरहम तक आ जाएगा। ये शॉर्ट टर्म के लिए ठीक है, बट अगर लॉन्ग टर्म रहना है, अगर आप एग्रीमेंट ले लेते हो, रेंटल एग्रीमेंट ईयरली कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे, तो आपका काफ़ी कम पड़ जाता है। लाइक उसी एरिया में आपको रेंटल एग्रीमेंट में आपका मंथली पड़ जाएगा 3000 अराउंड, जो 4500 पड़ रहा था। सेम रूम सेम स्टूडियो आपको पड़ जाएगा लाइक 3000 अराउंड मंथली एवरेज में। ओके तो जहाँ मैं अभी स्वीडन की बात करूँ रेंट का, तो यहाँ पे अकोमोडेशन इज़ वेरी एक्सपेंसिव एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट ऑल्सो, कि प्रॉपर अकोमोडेशन मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे स्कैम्स वगैरह होते रहते हैं, तो उन सब से बचना तो चाहिए। और अकोमोडेशन अगर मतलब हम साइड में रखें तो जैसे यहाँ पे ग्रॉसरीज वगैरह इतनी ज़्यादा महंगी नहीं है, मतलब व्हेन यू सी योर सैलरी और आप कितना ग्रॉसरी में स्पेंड कर रहे हो तो वो इतना ज़्यादा नहीं रहता है। बट हाँ, अकोमोडेशन में मोस्ट ऑफ द एक्सपेंस जो रहता है वो अकोमोडेशन में ही जाता है। मैं अगर ऐसे बताऊँ तो सिंगल स्टूडियो अपार्टमेंट जो है वो यहाँ पे एसी के रहता है, स्वीडिश क्रोना, तो वो लाइक 8000 to 10,000 रहता है। फिर 10 to 12 होता है आपका 2 BHK, फिर 12 के बाद ऐसे 3 रूम अपार्टमेंट, तो ऐसा रहता है। वेर एज ग्रॉसरीज वगैरह लाइक इफ़ यू आर वर्किंग देन इट्स फाइन। सो वो फैमिली के लिए अराउंड 2000 to 3000 स्वीडिश क्रोना खर्चा होता है, आई मीन एक कपल के लिए मैं बोलूँ तो। और यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ है कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छा है। यहाँ पे हर जगह आप जा अगर आपके पास कार नहीं है कहीं भी जा सकते हो यहाँ पे। तो अब पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन जो है वो एक मंथ का अगर पास लोगे वो 1000 लाइक 900 SEK पड़ता है, तो दैट इज़ रियली गुड। तो मैं अगर दुबई के बारे में पूछूँ तो दुबई में पब्लिक ट्रांसपोर्ट कैसा, अच्छा है या फिर लाइक यू नीड टू हैव योर कार? अच्छा है ऐसे तो, मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो ओवरऑल अच्छा है। लाइक बसेस मोस्टली कनेक्टिविटी है, मैक्सिमम मेजर पॉइंट से कनेक्टिविटी है। मेट्रो का कनेक्टिविटी भी है। कुछ रिसेंटली लास्ट ईयर मेट्रो एक्सटेंशन भी हुआ, कुछ एरियाज में नहीं था तो वहाँ पे भी एक्सटेंशन हुआ है मेट्रो। तो ओवरऑल मतलब मेन अगर आपको दुबई सिटी का जो मेन जगह है कवर करना है, लाइक द ऑफिस एरियाज और टूरिस्ट स्पॉट्स भी जो है आपका घूमने के लिए, अगर कोई घूमने आएगा तो वो अच्छे से मेट्रो है। फिर ट्राम कनेक्टिविटी भी है मेट्रो से, जो हम यहाँ का जो जुमेरा है वहाँ पे ट्राम कनेक्टिविटी है मेट्रो से, और बसेस का कनेक्टिविटी भी अच्छा है। बट हाँ, कुछ जगह ऐसा है जहाँ पे आपको मतलब थोड़ा जाना डिफ़िकल्ट होगा। अगर डे टू डे बेसिस पे अगर आप बात करो, कहाँ पे आप रह रहे हो उसके बेसिस पे, डेली अगर आपको ऑफिस जाना है तो उस केस में लोग प्रेफर करते हैं कि टू हैव ओन कार। अगर आप चाहते हो कि सपोज दुबई में सारे जगह को कनेक्ट किया हुआ है बिकॉज ऑफ मेट्रो स्टेशन, मेट्रो और बसेस की कनेक्टिविटी दुबई के अंदर बहुत अच्छी है। अबू धाबी की बात करूँ तो थोड़ा सा कम है क्योंकि वहाँ पे मेट्रो नहीं है, बट वहाँ पे बस से कनेक्टेड है। बट अगर आप शारजा जाओगे तो वहाँ पे पूरा एरिया वेल कनेक्टेड नहीं है, फ्रैंकली स्पीकिंग। तो आप अगर दुबई से अबू धाबी जाओगे तो जा सकते हो, बट दुबई से अगर शारजा हर एरिया को जाना चाहोगे तो यू कैन नॉट गो। अभी जो सवाल मेरे मन में है वो है वेदर। तो स्वीडन इज़ इन नॉर्थ पोल के पास है, तो पता ही होगा कि कैसा वेदर रहता है यहाँ पे। बट मैं दुबई के बारे में जानना चाहता हूँ कि वहाँ पे गर्मी काफ़ी होती है, कैसे ठंड है, क्या है? ऐसा लग रहा है मर्क्यूरी में है। गर्मी बहुत ज़्यादा है, ये यहाँ का थोड़ा ये है, मतलब यहाँ पे एसी में ही रहना पड़ता है। मतलब बाहर वेदर से एक्सपोजर बहुत कम है, मतलब एसी घर में मतलब थ्रू आउट द ईयर या फिर कोई टाइम ऐसे मतलब थोड़ा? जैसे कि आपका सितंबर ऑनवर्ड्स, लाइक सितंबर ऑनवर्ड्स थोड़ा सा वेदर थोड़ा सा नॉर्मल होता है। नॉर्मल मतलब ठंडा नहीं, बट थोड़ा सा नॉर्मल होता है, कम गर्मी। यहाँ के हिसाब से विंटर कहते हैं इसको। हाँ, यहाँ के हिसाब से वो विंटर है, बट हाँ थोड़ा कम गर्मी। हाँ, बट दिसंबर जनवरी का जो वेदर रहता है वो प्लेजेंट रहता है कि इन टर्म्स ऑफ कोई टूरिज्म अगर आपको करना है, दुबई में आना है, घूमना है, तो उसके लिए वही दिसंबर जनवरी बेस्ट टाइम। अगर बाकी टाइम पे आएंगे कोई भी ईयर में, दूसरे मंथ में, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। आप कुछ भी एंजॉय नहीं कर पाओगे, कुछ भी नहीं घूम पाओगे, इनफैक्ट निकल ही नहीं पाओगे। एक मेन जो दिन का मैक्सिमम टाइम है वो इतना गर्मी रहता है कि आप बाहर ही नहीं निकल पाओगे, घूमना तो दूर की बात है। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा वैसा है। बट यहाँ पे इज़ लाइक अगर आप अप्रैल से लेके जुलाई तक यहाँ पे आ रहे हो या फिर अगस्त तो ठीक है, लेकिन उसके अलावा आप कभी भी आओगे तो इट्स लाइक -10 डिग्री मैंने देखा है लास्ट ईयर। स्नो रहता है बाहर, तो पहले कोई घूमने आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, उसको मज़ा आएगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप 2-3 साल रहोगे देन यू विल गेट फ्रस्ट्रेटेड। तो हम लोग ईगरली वेट करते हैं कि कब समर आए। अभी समर चल रहा है तो हम लोग थोड़ा सा एंजॉय कर रहे हैं बाहर, बट हाँ आगे विंटर इज कमिंग। तो हम एक्चुअली ऑपोजिट सिचुएशन में, हम वेट नहीं करते समर का, हम विंटर का वेट करते हैं। हाँ वही। हाँ
मतलब ऑन साइट हम जाते क्यों हैं कि बाहर काम करने जाते हैं पैसे के लिए, पैसा सेव करना इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, राइट? तो सेविंग्स अगर मैं बात करूँ तो अच्छी खासी सेविंग्स हो जाती है। मैंने सुना है कि दुबई में टैक्स नहीं रहता, am I correct? हाँ, तो अगर टैक्स नहीं रहता है तो उसका डाउन साइड भी कुछ होगा, राइट? सो उसके बारे में अगर थोड़ा पॉइंट्स कुछ ऐड कर सके तो, मतलब सेविंग्स और टैक्स अगर नहीं है तो, टैक्स अगर नहीं है तो उसका बेनिफिट है या फिर आपको कुछ प्रॉब्लम होता है या फिर क्या रहता है सी? बेसिकली टैक्स सेव करने के लिए बेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड, क्योंकि इंडियंस के लिए नियरेस्ट डेस्टिनेशन है दुबई। वो टारगेट ही इसलिए करते हैं ताकि मैक्सिमम पैसे सेव कर सके यहाँ पे, और घर से भी पास हो। अभी तो फिलहाल टैक्स मतलब लाए नहीं यहाँ पे, इंट्रोड्यूस नहीं किया अभी तक, तो स्टिल इट्स टैक्स फ्री कंट्री ऑन इनकम टैक्स, मतलब तो बट सऊदी में एक्चुअली शायद इनकम टैक्स लाने वाले हैं, तो दुबई ऑलवेज फॉलो करता है सऊदी को। तो अभी तक हम लोग लकी है कि यहाँ पे आया नहीं, बट हाँ डाउन साइड मुझे तो नहीं लगता कुछ है। बट अगर आप चाहोगे कि यू कैन सेव समथिंग, तो अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आप डिसाइड करो। इफ यू वांट टू सेव मोर देन यू कैन स्टे इन, लाइक आई सेड, आप अपना लोकेशन चेंज करो। अगर आपको लाइवियसली रहना है तो थोड़ा सा आप शिफ्ट करो दुबई में टुवर्ड्स से जेबल अली फ्री जोन, उस तरफ मूव करोगे तो काफी लग्जूरियस लाइफ है। और अगर आप इस तरफ शारजा इंटरनेशनल सेंट्रल दुबई अगर जाओगे तो हाँ यू कैन सेव समथिंग, बट अगर आप शारजा मूव करोगे यू कैन सेव मोर। तो यहाँ पे बहुत फ्लेक्सिबल है बेसिकली, मतलब टैक्स फ्री होने से मतलब ऐसा कुछ डाउन साइड नहीं है इन टर्म्स ऑफ सेविंग्स, और काफी फ्लेक्सिबल है। मतलब आप डिसाइड कर सकते हो कितना आपको वो खर्चे का आपका बजट रखना है। लोग कम से कम इनकम में भी यहाँ पे बहुत सेव कर लेते हैं। मतलब हमने देखा है लिटरली लोगों का मतलब बहुत कम सैलरी होते हुए भी दिरहम में वो लोग इतना सेव कर लेते हैं कि फैमिली वगैरह करके घर वर बना लेते हैं। इंडिया में ऐसे भी करते हैं लोग, तो लोगों का काफी हो जाता है सेविंग। मतलब मैं अगर पूछूं कि सपोज कोई इंजीनियर है, ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलपर, अगर वो जॉब के लिए जाता है तो मतलब 3-4 साल एक्सपीरियंस है या फिर 2-3 साल एक्सपीरियंस है तो कितना सैलरी एक्सपेक्ट वो कर सकता है, एंड देन फ्रॉम दैट सैलरी कितना सेव कर सकते हैं? जैसे कि सपोज पकड़ लो अगर किसी का 3 to 4 years एक्सपीरियंस है आईटी बैकग्राउंड में, कोई आईटी कंपनी में यहाँ पे जॉब कर रहा है, सैलरी रेंज होगा 7 to 8,000 दिरहम मोस्टली, ठीक है। हाँ, अगर आपका 6 years एंड अबव एक्सपीरियंस है तो आपका अराउंड लाइक 13-15, ठीक है। 7 years एंड अबव होगा तो 15 to 18 ये रेंज है सैलरी का ऐसा स्ट्रक्चर में। तो अगर आपका से 7 to 8,000 भी आपका सैलरी है, ठीक है, तो आप अगर अकेले रह रहे हो विदाउट फैमिली, अगर सिंगल रह रहे हो, ठीक है, तो आपका पूरा एक्सपेंसेस लाइक आपका ट्रांसपोर्ट, पूरा फूड, ग्रोसरीज, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, वाईफाई वगैरह सब कुछ लेके, रेंट वगैरह लेके आप आराम से मतलब पकड़ लो 1800 to 2000 में आपका सब कुछ हो जाएगा। सब कुछ मतलब सब कुछ, ठीक है, ठीक, आप कर सकते हो। मतलब वही डिपेंड करता है, लोकेशन आपको वैसे सिलेक्ट करना है, बट आप 2000 के अंदर आपको सब कुछ कर सकते हो। सब कुछ मतलब उसमें आप थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट पकड़ लो, आप तो एकदम वैसे नहीं रहोगे कि हाँ ठीक है, बट थोड़ा बहुत जैसे खाना हुआ, डिनर आउट हो गया या फिर मूवीज वगैरह हो गया, सब कुछ लेके भी आप 2000 में सिंगल पर्सन का कर सकते हो अच्छे से करके आप बाकी का पूरा अमाउंट सेव कर सकते हो और भेज सकते हो घर पे। नहीं मतलब 2000 तो ये हो गया कि आप अगर थोड़ा दूर रह रहे हो, अगर आप सिटी में रह रहे हो जहाँ पे आपने बोला कि 3000 to 3500 आपका रेंट रहता है, तो वहाँ थोड़ा कम होगा। अगर जैसे कि मैंने बोला अगर मतलब फैमिली के साथ नहीं है, सपोज कोई एक सिंगल पर्सन है तो वो अगर रह रहा है तो वो जनरली तो पूरा एक घर लेके सिंगल नहीं रहता, तो उस केस में वो शेयर करके रहेगा। तो अगर शेयर करके रहेगा तो उस केस में उसका वो 2000 में कर सकता है, लाइक 800-900 दिरहम में उसको एक 2 शेयर्ड ऐसे रूम मिल जाएगा, ठीक है। और अगर थोड़ा सा उसको अगर सिंगल प्राइवेसी चाहिए, सिंगल रूम चाहिए, तो वो 1100 में उसको सिंगल रूम भी मिल जाएगा, लाइक 3 BHK अपार्टमेंट में एक 1 बेडरूम ले लिया। तो वैसे करके वो अगर रहेगा तो वो 2000 में कर पाएगा। हाँ, अगर फैमिली के साथ कोई रह रहा है, अगर डिपेंडेंट है कोई जैसे फैमिली मेंबर्स वगैरह, तो हाँ उस केस में तो उसका फिर थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे आपका जो स्टूडियो अपार्टमेंट भी अगर लेंगे आप तो भी आपका 1500-1800 मंथली पड़ेगा डिपेंडिंग ऑन लोकेशन।
तो वो आप लेके आप अराउंड आपका फिर भी 3000 तक हो 3000 जाएगा। के अंदर आपका हो 3000 तक, अब फैमिली भी रह रहे, 2 जन अगर आपके साथ रह रहे तो भी आपका हो जाएगा। 3000 तक आप कर सकते हो मैनेज, स्पाउस और किड मिला के। फूड की बात करते हैं तो अगर सिंगल बंदा है तो हार्डली ही विल स्पेंड 500 दिरहम ऑन फूड पर मंथ, ग्रोसरीज वगैरह सब मिला के हो जाएगा। अगर कपल है, फैमिली है, तो लेट्स से 1000-1200 मैक्सिमम खर्च करेगा वो। 8000 की सैलरी है उस बंदे की, फैमिली रख रहा है, तो स्टिल ही कैन सेव 5000 दिरहम, दैट्स 1 लाख। आपने बोला कि अगर किसी का 7-8 साल एक्सपीरियंस है तो 13 से 15,000 दिरहम में मिलता है, तो उसमें अगर 3000 खर्चा हो तो काफी अच्छा सेव हो सकता है। और उसमें अगर हस्बैंड वाइफ दोनों अगर काम कर रहे हो तो आई थिंक इट्स वेरी गुड। अच्छा ऑप्शन है। सैलरी के बारे में अगर बात करें तो स्वीडन में टैक्स इज लाइक वेरी हाई, इट्स स्ट्रेट आपका 30 to 32% टैक्स कट जाता है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि अगर आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा हो तो सैलरी ज़्यादा मिलती है, सेविंग्स हो जाती है। मतलब अगर मैं बताऊँ तो यहाँ पे सैलरी रहती है इन हैंड सैलरी बताऊँ तो 25,000 क्रोना से 35,000 क्रोना तक रहती है एवरेज। और उसमें से अगर फैमिली हो तो ईजीली आपका 15 से 16,000 खर्चा हो जाता है, और सिंगल हो तो 10 से 12। तो उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हो कि कितना सेव होता है। मतलब हाँ, मैं दुबई के हिसाब से मैं बताऊँ तो हाँ, स्वीडन में थोड़ा सा कम सेविंग्स है, बट यहाँ पे वर्क कल्चर, लाइफस्टाइल, ये सब चीज़ें अलग है। इन दिस वीडियो आई थिंक वी आर डन। इसका एक पार्ट बनेगा जो कि शयंती के चैनल में आएगा, उसमें हम लोग कुछ और बातें डिस्कशन करेंगे। सो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच शयंती फॉर गिविंग योर इनपुट्स रिगार्डिंग दुबई, एंड आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। इफ यू डिड देन डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। अगर नए हो सब्सक्राइब करके चैनल को जाना। अगली वीडियो बहुत ही जल्द आ रही है, तब तक के लिए बाय बाय। ऑल्सो गाइस, सेकंड पार्ट के लिए शयंती के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। उनके चैनल में फूड रिलेटेड या फिर स्किन केयर रिलेटेड वीडियोस भी आते रहता है। नया चैनल है, शी इज अ फ्रेंड ऑफ माइन, so please check out our channel. Bye bye.